मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम इस वीडियो में करेंगे माइटोसिस। हमने स्टार्ट किया था सेल डिवीज़न और इसमें हम डिस्कस करेंगे माइटोसिस। तो हम टाइम नहीं बर्बाद करते हैं और लेट्स स्टार्ट। देखिए, बहुत ही अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये आपके लॉन्ग आंसर में भी आता है, शॉर्ट में भी और एमसीक्यू में भी कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, पर अक्सर ये आपके पेपर में लॉन्ग आंसर में आता है। तो बहुत ही कॉन्सेंट्रेट माइंड से सुनिएगा कि किस फेज़ में क्या हो रहा है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो जो थी मेरी, उसमें मैंने आपको बताया था कि सेल डिवीज़न में दो फेज़ होते हैं। एक तो इंटरफेस होता है और एम फेज़ होता है, जिसमें मैंने इंटरफेस काफ़ी अच्छे से उसमें समझा दिया था। इसमें मैं कुछ ओवरव्यू आपको दे देती हूँ। देखिए, इंटरफेज में होता क्या है, G1 फेज़ होता है, यस फेज़ होता है, G2 फेज़ होता है, जिसमें G1 को बोलते हैं गैप। ये गैप किसका है, किसमें का है? इसमें देखिए एम एंड एस फेज का है, ठीक है। जिसमें होता क्या है, G1 में मेनली होता ये है कि इसमें सेल ऑर्गेनेल जो है वो डुप्लीकेट कर जाते हैं और प्रोटीन और एंजाइम जो भी डीएनए रिप्लिकेशन के लिए रिक्वायर होती है वो बन जाता है। लेकिन इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और सेंट्रियोल इस फेज़ में नहीं डिवाइड करते हैं। फिर एस फेज़ में मूव करता है। फिर इसमें होता क्या है, एस फेज़ में ये गैप है बिटवीन ये G1 एंड G2 के बीच में। इसमें क्या होता है, एस फेज को सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं। इसमें होता है कि इसमें डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, तो साथ में डीएनए का हो रहा है तो स्टोन प्रोटीन का भी होगा। और सेंट्रियो और क्या हो रहा है, जो डीएनए का हो रहा है तो इसमें होता क्या कि क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हो रहा है। फिर G2 फेज़ में सेल पहुंचती है तो इसमें क्या होता है कि जो वो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो G1 फेज़ में नहीं डुप्लीकेट किए हुए थे वो इसमें डुप्लीकेट होते हैं। और इसमें साथ साथ में क्या होता है, सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट हो रहा है। और जो भी रिक्वायरमेंट है आरएनए का, प्रोटीन सिंथेसिस का और फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबलिन, जो भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी अभी जो एम फेज में जब सेल पहुंचेगी डिवीजन के लिए, वो सारा चीज़ किसमें फॉर्म होता है, G2 फेज में। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको लास्ट वीडियो में किया था, समझाया था। इसको प्लीज़ आप लोग वहाँ से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अभी अब क्या होता है कि एम फेज की बात करते हैं। तो देखिए, एम फेज मेनली है क्या, एम फेज है कि एम फेज को डिवीज़न ऑफ साइटो, देखिए इसमें क्या होता है, इसी इसको डिविजनल फेज बोलते हैं। इसमें डिवीजन ऑफ कैरियोकाइनेसिस मींस, कैरियोकाइनेसिस मींस होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। और अभी इंटरफेज क्या था, वो नॉन डिवाइडिंग फेज था, उसमें डिवीजन नहीं हो रहा था, ठीक है। और डुप्लीकेशन तो हो रहा था लेकिन सेल का डिवीजन नहीं हो रहा था। तो पहले क्या होगा, पहले न्यूक्लियस का होगा, फिर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस का होगा, ठीक है। देखिए यहाँ G2 से S फेज, S से G1 से S से G2। अभी माइटोसिस, अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे माइटोसिस। अभी 23 आवर्स किस में लगे, 23 आवर्स लगे ये पूरा इंटरफेज में, क्योंकि प्रिपरेटिव फेज सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी, सेल प्रिपेयर कर रही थी एम फेज में जाने से पहले। जितनी भी रिक्वायरमेंट थी सेल को, वो उसके लिए सेल अपने आप को क्या कर रही थी, प्रिपेयर कर रही थी। अभी देखिए ये होता है 1 आवर्स का, ठीक है। जिसमें एम फेज में क्या होता है, प्रो फेज होगा, मेटा फेज होगा, एना फेज होगा, फिर टीलो फेज होगा। उसके बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। ये पूरा 1 घंटे में होता है। ये मैं ह्यूमन सेल की बात कर रही हूँ। मैंने आपको बताया कि था कि ह्यूमन सेल में 24 आवर्स लगते हैं सेल डिवीजन में, ईस्ट में 90 मिनट लगते हैं और बैक्टीरियल सेल में 20 मिनट लगते हैं। देखिए एम फेज की अगर बात करें तो इसमें
फेज होते हैं, देखिए इसमें माइटोसिस जो हम डिस्कस करेंगे इसको इक्वेशनल डिवीज़न भी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम की और संख्या होती है जो मदर में होगी वही डॉटर में होती है, बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। इसमें फेज होंगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है, ये हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो माइटोसिस, इसको टर्म किसने दिया था, इसको टर्म दिया था फ्लेमिंग ने, और एनिमल सेल में इसको डिस्कवर किया था फ्लेमिंग ने, और प्लांट सेल में इसको डिस्कवर किया था स्ट्रेसबर्ग ने, ठीक है। अगर माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस ऑलवेज अकर इन डिप्लॉयड सेल, ठीक है, ये डिप्लॉयड सेल में होती है। देखिए होता क्या, ये क्या है, ये फाइनल फेज सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल्स इज द सेम अकर इन सोमैटिक सेल। माइटोसिस हमेशा किस में होगा, सोमैटिक सेल में होगा, ठीक है। और इसमें जो पेरेंट में जो क्रोमोसोम संख्या होती है वो ऐसा सेम होती है डॉटर सेल में, ठीक है। अभी हम कैरियोकाइनेसिस पहले डिस्कस करेंगे, जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। तो इसमें फर्स्ट फेज देखते हैं प्रोफेज, जो क्या है, जो लॉन्गेस्ट फेज है, ठीक है। और इसमें भी ये प्रोफेज भी दो टाइप का होता है, इसमें दो तरह से होता है, अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज। देखिए इंटरफेज है, इसमें सेल क्या है 2n, ठीक है। 2n मतलब इसमें देखिए, जब मैं 2n कहूँगी उसका मतलब है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और जहाँ 2c उसका मीन्स अमाउंट ऑफ डीएनए की कितना अमाउंट है, क्रोमोसोम में ही तो डीएनए होता है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ डीएनए, और जहाँ n होगा, अगर ये 2n लिखा है इसका मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो ये सेल है, ये जीवन में गई, तो यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे क्रोमेटिन है ना, तो क्रोमेटिन है, जो यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे एस में जब गए तो ये रिप्लिकेट किए, जब ये रिप्लिकेट किए तो रिप्लिकेशन हो गया ना, तो इनका अमाउंट क्या हो गया, यहाँ मैं इतने दो को ही दिखा रही, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्रोमा जो हुए, इसमें हुआ क्या, यहाँ पे देखिए बहुत ही ध्यान समझिएगा, जब सेल थी, जब गई थी, तो इसमें क्या था कि इसमें 2n था, मीन्स 2n मीन्स कि इसमें क्रोमोसोम का नंबर 2n था, ठीक है। जब यहाँ जीवन में गए तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, इसमें सिर्फ एंजाइम बन रहे हैं और जो सेल ऑर्गेनेल है वो डुप्लीकेट कर रहे हैं। लेकिन एस में गया, जब एस में गया तो उसमें क्या हुआ, डीएनए क्या हो गया, डीएनए डुप्लीकेट किया। तो यहाँ पे डीएनए डुप्लीकेट किया, तो जो 2n मीन्स कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो डुप्लीकेट कर नहीं रहे, तो क्रोमोसोम का नंबर तो उतना ही रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो डीएनए का अमाउंट था वो 2c, अभी मैंने क्या कहा था, अगर मैं c कहूँगी तो अमाउंट ऑफ डीएनए, तो वो तो यहाँ पे वो तो वहाँ डीएनए, तो इसके अंदर क्या होते हैं डीएनए, तो वो तो डुप्लीकेट कर ही रहे ना, तो वो क्या हो गया यहाँ पे 4c, 2c गया था ना, 2c गया था, तो s में क्या हो जाएगा 4c, ये अपने माइंड में हमेशा रखिएगा। देखिए ये प्रोफेज है, तो इसमें फिर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो होगा सिर्फ 2n, ठीक है। लेकिन अभी नंबर अमाउंट ऑफ डीएनए कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ, क्योंकि वहाँ पे जो एस फेज में डीएनए का डुप्लीकेशन हो जाएगा, तो 4c हो जाएगा, ठीक। तो अभी क्या हो रहा है, और इसमें और क्या क्या होता है, देखिए जो अर्ली प्रोफेज में होगा, ये
अर्ली प्रोफेज में ये होता है कि जो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और जो गोल्जी बॉडी की मेम्ब्रेन है, इंडोप्लाज्मिक की मेम्ब्रेन है, ये क्या होती है, डिसअपियर होती है, ठीक है। और जो सेंट्रियोल होते हैं ये मूव करते हैं, ये अपोजिट पोल पे मूव करते हैं। सेंट्रियोल क्या होगा, ये अपोजिट पोल पे मूव करेंगे। फिर ये देखिए ये सेंट्रियोल है ना, तो ये अपोजिट पोल पे मूव करेंगे। फिर लेट प्रोफेज में क्या होगा, क्योंकि अभी क्रोमेटिन था, मैंने आपको बताया था क्रोमेटिन क्या होता है। क्रोमेटिन जब कंडेंसेशन होगा क्रोमेटिन का तो ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये क्या है, ये क्रोमेटिन है और जब इसका कंडेंसेशन होगा तो ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्रोमोसोम है, ठीक है। तो फिर इसमें स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा और ये जो सेंट्रियोल हैं, ये सेंट्रियोल लेट में क्या होगा कि ये मूव करके अपोजिट पोल पे इधर आ जाएंगे और ये इधर आ जाएंगे, ठीक है। एनिमल सेल में एस्टर का भी फॉर्मेशन होगा। एस्टर क्या होते हैं, ये एस्टर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, एनिमल सेल में। Early prophase nuclear envelope and membrane of Golgi body endoplasmic reticulum disintegrate. Late prophase में क्या होगा, centriole begins to move towards opposite pole और क्रोमेटिन कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, इसमें स्टार्ट होगा, ठीक है। और मेटाफेज में जाते जाते क्रोमेटिन क्रोमोसोम में चेंज हो जाएंगे। देखिए ये क्या है, ये क्रोमोसोम है और ये क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये सिस्टर है और एक दूसरे के लिए ये क्या है, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है, ओके। देखिए ये सेंट्रोमियर है और यहीं पे ये क्या होते हैं, काइनेटोकोर, ठीक है। तो काइनेटोकोर से ही जो स्पिंडल फाइबर जो फॉर्म हुआ है वो किससे आके अटैच होगा, काइनेटोकोर। तो बीच में जो है ये सेंट्रोमियर है और ये जो किनारे किनारे है ये क्या है, ये है काइनेटोकोर। और ये क्या है, ये टीलोमियर है। तो एक क्रोमेटिड में कितने टीलोमियर होते हैं, अभी इसमें कितना है, देखिए 4 हैं। अगर इसकी बात करें, देखिए इसमें इस क्रोमेटिड में कितना है, तो इसमें 2 टीलोमियर है, ठीक है। मेटाफेज में होगा क्या कि मेटाफेज में ये होगा द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर envelope makes start of metaphase, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इज कंप्लीटेड। अभी जो प्रोफेज में कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ था, इनिशिएट हुआ था, यहाँ पे कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड। अटैच ऑफ स्पिंडल फाइबर्स टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, जो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हुआ है वो अटैच हो जाएंगे क्रोमोसोम पे। अब इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए होगा क्या कि इसमें स्पिंडल फाइबर का अटैचमेंट ये है, ये क्या है, ये देखिए इधर और इधर ये क्या है, काइनेटोकोर। तो ये जो स्पिंडल फाइबर फॉर्म हुए हैं ये काइनेटोकोर से क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, ठीक है। और क्रोमोसोम अलाइंड एट इक्वेटर पे जाके ये क्या है, देखिए ये मेटाफेज प्लेट है जिसको इक्वेटर भी बोलते हैं, ठीक है। इसी प्लेट पे जाके क्या करेंगे, क्रोमोसोम अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। और होगा इसमें क्या कि देखिए इसमें 2 टाइप के स्पिंडल फाइबर अपीयर होते हैं। एक वो जो अटैच होते हैं स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से, उनको क्रोमोसोमल वो स्पिंडल फाइबर कहते हैं। और एक होता है जो क्रोमोसोम से अटैच नहीं होता है, ऐसे रुके अभी नहीं, ऐसे देखते हैं इसमें। एक होता है जो सेंट्रियोल से निकलता है और दूसरे सेंट्रियोल से लगा होता है, ऐसे, इसको बोलते हैं इंटरपोलर या फिर कॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर, ठीक है। 2 टाइप के स्पिंडल फाइबर है, एक जो क्रोमोसोम से लगे होंगे और एक जो एक सेंट्रियोल से निकल के दूसरे सेंट्रियोल से लगा होगा, ठीक है।
तो इसमें हुआ क्या, इससे क्या क्या हुआ, इसमें स्पिंडल फाइबर आके अटैच हो गए काइनेटोकोर। ये क्रोमोजोम है, ये क्रोमोजोम है, ये क्या है, सेंट्रोमियर, और ये क्या है, ये काइनेटोकोर है, जिससे स्पिंडल फाइबर आके लगे हुए हैं। ठीक, एनाफेज ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फेज है इसमें। और ये देखिए बहुत ही शॉर्ट, ये लॉन्गेस्ट फेज कौन सा था, प्रोफेज था ना, ये शॉर्टेस्ट फेज है। ठीक है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अर्ली एनाफेज में होगा क्या कि इसमें जो स्पिंडल फाइबर थे वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे होगा क्या, जो सेंट्रोमियर है, देखिए इसमें इसमें आप देख सकते हो, ये सेंट्रोमियर था ना, ये सेंट्रोमियर क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। ये देखिए जैसे ये था, ठीक है, तो यहाँ से लगे हुए थे यहाँ पे ऐसे, तो ये जो बीच का है ये यहाँ पे क्या होंगे, ये सेंट्रोमियर क्या हो गए, स्प्लिट हो गया ना, यहाँ पे स्प्लिट हो गया, ये सेंट्रोमियर और ये सेंट्रोमियर, तो स्प्लिट हो जाएंगे। और लेट में क्या होगा, लेट फेज में क्या होगा, सिस्टर क्रोमेटिड्स, मैंने आपको बताया था कि सिस्टर क्रोमेटिड्स किसको कहते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स मूव टू अपोजिट पोल। ठीक है, एक मिनट यहाँ पे फिर भी मैं समझा देती हूँ। देखिए ये क्या है, ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ये क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है। ये पूरा क्या है, ये पूरा क्रोमोजोम है। और लॉन्गिट्यूडनल, मैंने आपको बोला था क्रोमोजोम का लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, ये जैसे इसको क्या कहेंगे, इसको हम क्रोमेटिड कहेंगे। तो ठीक है, तो ये क्या होगा कि सिस्टर क्रोमेटिड, ये दोनों एक दूसरे के लिए सिस्टर क्रोमेटिड है ना, तो ये अपोजिट मूव करेंगी। ठीक है, कहाँ हम सिस्टर क्रोमेटिड्स मूव टू अपोजिट पोल। ठीक, फिर से डायग्राम पे आते हैं। अब इसमें होगा क्या, सिस्टर स्पिंडल फाइबर में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ये सिस्टर क्रोमेटिड जब अपोजिट पोल पे मूव हुई, तो उसमें होता क्या है, देखिए इसी में क्रोमोजोम नंबर डबल हो गया ना। देखिए क्रोमोजोम नंबर डबल हो गया ना, अभी क्या था, अभी सिर्फ 4 थे, लेकिन अभी देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हो गया ना। तो अभी तो 4 था, फिर डबल हो गया, तो क्रोमोजोम नंबर इसी में डबल हो जाएंगे। अब देखिए क्रोमोजोम डबल हो रहा है, अगर सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ है तो 1 से 2 बना है ना, तो सेंट्रोमियर भी यहाँ पे डबल हो जाएगा। क्रोमेटिड्स नंबर सेम होगा, मैंने आपको बताया था कि क्रोमेटिड सेम होगा। ठीक है, काइनेटो अभी मैं बताती हूँ कि क्रोमेटिड सेम कैसे रहेगा। और काइनेटोकोर, अगर सेंट्रोमियर डबल हो रहा तो काइनेटोकोर भी डबल होगा ना, लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए वही रह रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्रोमोजोम स्प्लिट हो रहे हैं, तो उस क्रोमोजोम का नंबर डबल हो रहा है, लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए डीएनए का अमाउंट सेम है। और नंबर ऑफ टीलोमियर, अगर क्या नाम है, क्रोमेटिड की नंबर सेम है, तो क्या होगा, टीलोमियर का नंबर भी सेम होगा। इधर एक मिनट समझिए आप ध्यान से, देखिए ये क्या है, ये क्रोमेटिन है। ठीक है, ये क्रोमेटिन है, बीच में क्या है, सेंट्रोमियर है। ये इसमें मैंने आपको क्या पता, लॉन्गिट्यूडनल हाफ ऑफ क्रोमोजोम और क्रोमेटिन। ठीक है, क्रोमेटिन या क्रोमोजोम का लॉन्गिट्यूडनल हाफ क्या होगा, ये हो जाएगा, ये क्या बना हमारा, ये हमारा बना क्रोमेटिड। ठीक है, ये एक क्रोमेटिड। ठीक है, और तो मैंने अभी क्या एनाफेज में क्या कहा था, क्रोमोजोम स्प्लिट हो रहे हैं, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है अगर क्रोमोजोम स्प्लिट हो रहे हैं, पहले भी इस क्रोमोजोम में, अगर ये क्रोमोजोम था तो इसमें क्या है, पहले भी इसमें क्रोमेटिड कितने थे, 2 थे ना, अभी अगर ये स्प्लिट हो रहा तो भी इसमें 2 ही क्रोमेटिड होंगे, तो क्रोमेटिड का नंबर तो सेम ही होगा। अगर क्रोमेटिड का नंबर सेम है तो ये टीलोमियर के भी नंबर पहले भी 4 थे, अभी भी 4 होंगे। देखिए तो एनाफेज शॉर्टेस्ट फेज है। अर्ली एनाफेज इन्वॉल्व सॉर्टिंग काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स बाय
depolarization and both ends chromosome moved away from the equatorial plate, chromosome away move कर रहे हैं ना, और centromere of each chromosome is toward the pole splitting of centromere. लेट उसमें क्या हो रहा कि क्रोमेटिड्स क्या हो रहा, मूव कर रहा अपोजिट पोल पे. लेकिन इसमें अभी क्या, मैंने अभी आपको क्या बताया था, अभी मेटाफेज तक क्या था कि 2n अपॉन क्या था 4c मीन्स क्या था, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने थे, नंबर ऑफ 2n. लेकिन अभी क्रोमोजोम इसमें स्प्लिट हुए हैं, तो इसमें आपने देखा इसमें स्प्लिट हुए, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 2n अपॉन अब क्या हो गया यहाँ 4c मतलब अमाउंट ऑफ डीएनए. ठीक है, इतना हो गया, क्योंकि वहाँ पे किसमें एस में डीएनए भी डुप्लीकेट हुआ था, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्रोमोजोम भी डुप्लीकेट हो गए. ठीक, देखिए फिर टीलोफेज में क्या होगा कि ये बिल्कुल जो फेज में हुआ था उसका रिवर्स हो जाएगा. क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो जाएंगी, गोल्जी बॉडी और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सब रीअपियर हो जाएगा. एक न्यूक्लियर डिवाइड हो जाएगा 2 न्यूक्लियस में, मतलब एक सेल डिवाइड हो जाएगी 2 न्यूक्लियस में. ठीक है, हम लेके कितना चले, अभी हमारा एन फेज में क्या था 4n, रेशियो कितना था 4c. लेकिन अभी जब 2 में डिवाइड हो रही है सेल, तो अभी क्या हो जाएगा रेशियो इसका 2n, ठीक है 2c दोनों में. ठीक है, तो अभी हम कितना मदर में कितना लेके चले थे, हम उतना ही लेके चले थे ना 2n और क्या और 2c ना, वही उतना. तो आपने देखना इक्वेशनल डिवीजन कैसे हुआ. ठीक, और अभी फिर क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा इसमें. और फिर अगर हम बात करें कि सिग्निफिकेंस क्या है, कि अगर हम माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, तो माइटोसिस का सिग्निफिकेंस में माइटोसिस रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एडल्ट. ठीक है, और ये ग्रोथ और रिपेयर के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है. और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए क्रोमोजोम का टू डॉटर सेल, जितना मदर में रहता है उतना ही, अभी हमने जस्ट इसको डिस्कस किया. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ये आई थिंक ये इनफ है. अगर ड्रॉबैक भी, ऐसा भी नहीं है, देखिए अगर सिग्निफिकेंस है तो ड्रॉबैक भी है. अगर ये सब लिखेंगे, ये सारे पॉइंट ना ऐसे हैं कि एग्ज़ाम में लिख लेंगे ना, जैसे लॉन्ग में आ गया तो सही है, बहुत अच्छे आपके लिए रहेगा. तो एक पॉइंट हम ड्रॉबैक का भी, कि इसमें देखिए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल सेम है भाई, जब क्रोमोसोम उतना ही नंबर मदर में उतना ही डॉटर में, तो कुछ चेंज वेंज तो हो नहीं रहा. तो इसमें क्या है कि जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है. डू नॉट डू नॉट ब्रिंग जेनेटिक वेरिएशन. ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी. अगर हेल्पफुल है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अच्छे से स्टडी करिए. और मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में मियोसिस डिस्कस करूँगी. बाय बाय, टेक केयर.